जी, तो पहले पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारी अर्थ कैसे वजूद में आई अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। इससे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम। यानी कि सूरज और दूसरे सितारे जो आसमान पर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी जो है वो वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकती। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ। तो बस बेशक बिलाशुबा इसी तरह जो सूरज के टुकड़े अलग हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थे। ठीक है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए until now they have very little heat of their own left। यहाँ तक कि अब उनके अंदर अपनी सिर्फ बहुत थोड़ी सी गर्मी बाकी रह गई है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them। अब जो गर्मी बच गई है वो सिर्फ वो वाली गर्मी है जो सूरज जो है उन पर शुआएं फेंक के पहुंचाता है। जैसे हमारी ज़मीन के ऊपर भी जो गर्मियों के मौसम में सूरज की डायरेक्ट जो शुआएं आती हैं उसकी वजह से जो गर्मी पैदा होती है वही वाली गर्मी है। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इन ठंडे होते हुए पीसेस पर ज़िंदगी वजूद में आई। वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कैसे, व्हेन और वाई दिस हैपेंड, कब और क्यों ये हुआ। अब ये सर जेम्स जीन्स को नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना कि अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को इसमें ज़मीन पर डाला। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज़म्स, ये छोटे छोटे इसाम की सूरत में, सादा इसाम की सूरत में शुरू हुआ। whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying। यानी उनकी जो ज़िंदा रहने की पावर थी, ताकत थी, वो किस चीज़ में थी? वो इस चीज़ में थी कि वो मरने से पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, तख्लीक कर लेते हैं दोबारा से। यानी अपने जैसे तख्लीक करने के बाद वो मरते हैं। जैसे इंसान अपने जैसे तख्लीक करने के बाद इंसान मरते हैं, इस तरह वो चेन नहीं टूटती, स्ट्रीम ऑफ लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी शुरुआत से क्या सामने आया? एक ज़िंदगी की नहर, एक नदी सामने आई। विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि टाइम के साथ साथ वो मज़ीद और मज़ीद मुश्किल होती जाती है, पेचीदा होती जाती है। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस बींग्स हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, their sense of beauty and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires। और इसी स्ट्रीम में से एक जिन्स सामने आई। वो कौन थे? वो इंसान थे। वो उनके अंदर फीलिंग्स थी, उनके अंदर एहसासात थे, उनके अंदर ख्वाहिशात थी, और वो खूबसूरती को पसंद करने वाले थे। और वो एक दीन को, इस्लाम को, और जैसे हम इस्लाम को मानते हैं ऐसे ही वो मज़हब के पैरोकार थे। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें और बहुत ज़्यादा अजीम ख्वाहिशात पाई जाती थी। यानी कि एक्सट्रीम चली, उसके अंदर से एक ऐसी जिन्स सामने आ गई जो कि अपने अंदर ख्वाहिशात और एहसासात रखती थी। और यही वो जिन्स थी जिसे हम इंसान कहते हैं, और हम यहाँ पर वजूद में आ गए। अब इस पूरे पैराग्राफ में से जो पॉइंट हमारे सामने आया वो क्या है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। हाउ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि किस तरह ज़िंदगी वजूद में आ गई। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अल्दो वी कैनॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होता है यकीन, यकीन के साथ हम नहीं कुछ कह सकते। इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस। यानी वो कह रहा है कि मैं, मतलब मुझे यकीन नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ
लेकिन हो सकता है किसी ऐसे ही तरीके से जो है ना वो इंसानी ज़िंदगी सामने आ गई। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम। वो कह रहे हैं कि हम इस छोटे से रेत के ज़र्रे पर खड़े हुए, जिस जो ज़मीन है और जिसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जो ज़मीन है वो बिल्कुल एक रेत के ज़र्रे के बराबर है अगर पूरी यूनिवर्स से कंपेयर किया जाए। तो वो कहता है कि इस छोटे से ज़र्रे पर खड़े हुए हम नेचर को डिस्कवर दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं और फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर। तो जो इतना ज़्यादा इतनी बड़ी यूनिवर्स को देखकर और इस खला को, इस ज़मीन को, इस टाइम को, वक्त को, बढ़ते हुए वक्त को देखते हुए एक फीलिंग जो हमारे अंदर आती है वो क्या है, वो खौफ की है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। कि कायनात हमें डरावनी और खौफज़दा करने वाली इसलिए लगती है कि हम इसके बेशुमार और अनगिनत जो फासले हैं उनको जब देखते हैं, जो इनको समझ नहीं पाते हम, तो फिर हम खौफज़दा हो जाते हैं। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम। कि हम वक्त के लम्हे हैं वो फैलते हुए उनको हम देखते हुए खौफज़दा हो जाते हैं कि क्या है ये वक्त और तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और हमें ये कहाँ लेकर जाएगा। ये सारी चीज़ें क्योंकि हम इनको समझ नहीं पाते इसलिए हम इनसे खौफज़दा हैं। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। कि ये सारा जो सारी हमारी कायनात है इसने ह्यूमन हिस्ट्री को, इंसानी ज़िंदगी को बहुत छोटा बना दिया है कंपैरिजन करते हुए पूरी कायनात में। तो हम इस वजह से खौफज़दा हो जाते हैं। इट इज़ फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस। ये इस वजह से भी खौफज़दा हम लोग हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तन्हाई फ़ील करते हैं। तन्हाई क्यों? कि सिर्फ ज़मीन पर हम लोग ही हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके अलावा हमारे जैसे और किसी प्लेनेट पे, कहीं पे, किसी पूरी यूनिवर्स में और कहीं भी कोई नहीं है। तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और खला में अपने घर की छोटेपन की वजह से अब मिलियंथ पार्ट ऑफ द ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ द सी सैंड इन द वर्ल्ड। यानी कि समुंदर पर मौजूद जो साले समुंदर की रेत है, ज़मीन पर मौजूद जो साले समुंदर की रेत है, उसके भी कोई लाखोंवें या करोड़वें पार्ट यानी उसका हिस्सा जो है वो हमारी ज़मीन है, इतना छोटा है। बट अबव ऑल एल्स वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। लेकिन इस तमाम के अलावा वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट। और सबसे ज़्यादा हम इस वजह से खौफज़दा होते हैं कि पूरी कायनात में हमारे जैसी और लाइफ हमें एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, इसमें टेक्स्ट में बहुत सारी ये डाउनलोडेड टेक्स्ट है, मैंने कोई ख़ुद नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो इसलिए इसमें जो गलतियाँ हैं उसको आपने समझ जाना है। जैसे मेरे सामने बिकॉज के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, और रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल के मेरी सिर्फ वॉइस को फॉलो करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है ना फ्रूटफुल साबित होगा। ओके, अब इस पैराग्राफ में से हमें क्या पता चला जी, वाई वी फाइंड आवर यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। कि हम अपनी कायनात को खौफज़दा या डरावना क्यों समझते हैं। ये ऊपर सारी जो रीज़न्स बताई हैं ये आपने इस पॉइंट के अंदर आप कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, यानी ऊपर वाला ही कंटिन्यू हो रहा है। वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। कि हमारी ज़मीन के अलावा कहीं भी हमारी जैसी ज़िंदगी मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग खौफज़दा होते हैं। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न। ठीक है, कि बहुत सारे खला के हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि अगर ज़िंदगी वहाँ पर पाई जाए तो वो जम जाए, यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मुंजमद हो जाए। मोस्ट ऑफ द मैटर इन द स्पेस इज़ सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इज़ पॉसिबल। यानी कि अक्सर स्पेस में हिस्से हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और अक्सर हिस्से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स।
विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, यानी ये तमाम जो प्लानिटरी सैयारों का निज़ाम पैदा हुआ है, इसमें ज़मीन के अलावा और कहीं भी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी की मुमकिनात हैं वो नज़र नहीं आ रही। कैलकुलेशन शोज़ और पैमाने जो हैं वो आदादो शुमार जो हैं वो ये बताते हैं that there can be only very few such systems in space, कि हमारे जैसे सिस्टम जो हैं वो खला में बहुत कम पाए जाते होंगे। yet so far as we can see a life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth, क्योंकि जो ज़िंदगी है हमारी जैसी ज़िंदगी है वो सिर्फ़ ज़मीन पर ही पाई जा सकती है। क्यों ऐसा क्यों है, आगे रीज़न बताई है। इट नीड्स सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस, क्योंकि इसके यहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर होने के लिए, इंसानी ज़िंदगी के या किसी भी ज़िंदगी के वक़ूफ़ पज़ीर होने के लिए सूटेबल जो है वो हमें एटमॉस्फेयर चाहिए। सूटेबल एटमॉस्फेयर क्या होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ द टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अहम क्या है, टेम्परेचर, दर्जा हरारत एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जिसके अंदर कोई भी मादा जो है वो लिक्विड यानी माया हालत में रह सके। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, तो जो सितारे हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, हम उनके बारे में ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि बहुत सारे आग के गोले, यानी इतने गर्म हैं जैसे उनको आग के गोले कहा जा सकता है, वो स्पेस में बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ पर जो उनका टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो से कोई 4 डिग्री ऊपर है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि 484 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे के अंदर दूर दूर तक पाए जाने वाले निशानात में क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। टेम्परेचर बेल्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी वहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर हो सके, ठीक है। इट इज़ कोल्डर स्टिल, यानी कि ये अभी तक ठंडा है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, और कहीं पे गर्मी की शिद्दत की वजह से ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है और कहीं पे सर्दी की शिद्दत की वजह से। अवे फ्रॉम द फायर्स देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट क्लोज अप टू दैम। There is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil, ठीक है। अब ये गर्मी का ज़िक्र है, तपिश का ज़िक्र है कि इतनी ज़्यादा कहीं पे गर्मी है कि वहाँ पर जो तमाम मादे हैं वो पिघल जाएं और तमाम जो माया हैं वो बॉयल हो जाएं, उबल जाएं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, जहाँ पर अब ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है वो एक बहुत तंग सी जगह है। नैरो बहुत तंग सी, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वो जो बेल्ट है वो एक ऐसा एरिया है, यानी बेल्ट एक यूनिवर्स में एक जगह को कहा है जहाँ पर एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तपिश है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, और एक तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जो एक बेल्ट, जिस एरिया को बेल्ट कहा गया है, ये एरिया है जहाँ पर एतदाल मौजूद है, जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न, यानी इस बेल्ट से अगर बाहर जाएगी तो ज़िंदगी जो है वो जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप, और इसके अंदर जो है वो, यानी इस बेल्ट के अंदर भी और बाहर भी मुमकिन नहीं है। एक साइड पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अंदर की तरफ जाएंगे तो जल जाएंगे। अ रफ़ कैलकुलेशन शोज़, A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 million millionth part of the whole space.
यानी कि अगर हम टोटल स्पेस में वो एरिया जो इस टेम्परेचर बेल्ट के अंदर आता है जहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल है, अगर हम इसको मिला लें तो ये पूरी स्पेस का कोई खरबवां करोड़वां हिस्सा आता है। यानी कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा है पूरी यूनिवर्स में से जिसमें ज़िंदगी पॉसिबल है। एंड इवन इनसाइड देम और लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और हत्ता कि उनके दरमियान में उनके अंदर भी लाइफ जो है, ज़िंदगी है, बहुत शाज़ व नादर है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन, क्योंकि ये बहुत ही गैर मामूली बात है कि सूरज जो है वो इस तरह प्लैनेट्स को बाहर फेंक दे जैसे हमारे सूरज ने किया है। प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 1100,000 has planet going around it at the right distance for life to be possible on it। और उन सितारों में से भी कोई 11 लाखवां कोई एक सैयारा होगा जो इतने फासले पर होगा सूरज से कि जहाँ पर सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ती हो और वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हो सके, और ना ही वो सूरज से इतना दूर हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, और ना ही वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो फिर वो जो है ये बहुत कम है कोई ऐसा सैयारा पाया जाए कि उस पर ज़िंदगी पॉसिबल हो। और इस पूरे पैराग्राफ से, और ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें से हमें जो गेन हुआ है वो ये है, टेम्परेचर बेल्ट एंड माइनर स्पेस इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। हमने इसके इस पूरे पैराग्राफ में से टेम्परेचर बेल्ट के बारे में जाना है और उस थोड़ी सी जगह के बारे में जाना है जिस पर जो कायनात में मौजूद है, जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है। ठीक है जी, इसको अब आपने इन पॉइंट्स को अलग से लिख लेना है, और यही आपके पूरे चैप्टर का गेन है, और इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपने उनको तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।